तो आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हमने पांच जगत वर्गीकरण देख लिया था। R.H. वेटेकर ने 1969 में वो दिया था और उसके अनुसार अलग अलग लक्षण लिए। तो आज हम उसमें देखेंगे जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। देखो, सबसे पहले इसमें आता है कि उत्पादक क्या है, कि वह जीव जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो हरे पौधे। देखो, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो हरे पौधे। हरे पौधे कार्बनिक पदार्थों का मतलब पृथ्वी पर ऐसे एक जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो जीव है हरे पौधे। और हरे पौधे कार्बनिक पदार्थों का मतलब पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करने वाला जीव है हरे पौधे। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इन्हीं का उपभोग कर मतलब हरे पौधों का ही उपभोग कर पृथ्वी पर सभी जीव, परपोषी जीव है ना, पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव है वो जीवित रहते हैं। परपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, परपोषी जीव हरे पौधों से पर निर्भर है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव कि जो पृथ्वी पर मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो हरे पौधे। अब हरे पौधे में क्या होगा कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति कौन होती है? हरे पौधे करती है। और कार्बनिक पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है। ठीक है, और इन्हीं का उपभोग कर पृथ्वी पर सभी जीव परपोषी जीव है वो जीवित रहते हैं। अगर हरे पौधे ना हो तो पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में कोई नहीं होगा। यदि हरे पौधे नहीं होंगे ना तो पृथ्वी पर उत्पादक करते हैं ना, उसके रूप में कोई नहीं होगा। ठीक है, और जितने जीव जंतु मतलब पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में कोई नहीं होगा तो जितने भी जीव जंतु है वो जीवित नहीं रहेंगे और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वे एक उत्पादक के रूप में हरे पौधे ही है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी परपोषी जीव है उनका भरण पोषण करते हैं। परपोषी जीवों का भरण पोषण कौन करते हैं? परपोषी जीवों का भरण पोषण उत्पादक, कि अपना जो भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, वही है उत्पादक हरे पौधे। यदि हरे पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में कोई नहीं रहेगा और उत्पादक के रूप में कोई नहीं रहेगा तो पृथ्वी के सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड है और हरे पौधे ही पृथ्वी पर परपोषी जीवों का भरण पोषण करते हैं। अब देखो, हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं तो वो इन जीव जंतुओं जो किस किस रूप में हरे पौधे मतलब अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो है उपभोक्ता। अब देखो, इसमें पहले उत्पादक, अब देखो उपभोक्ता। कंज्यूमर। उपभोक्ता क्या है? कंज्यूमर जो उत्पादक मतलब जो हरे पौधे हैं या जो उत्पादक को उपभोग करे, वही उपभोक्ता है। आप उपभोक्ता में लिखेंगे जो उत्पादक को उपभोग करे, उत्पादक का उपभोग करे, उसे ही हम उपभोक्ता कहते हैं। देखो, पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव है वो उत्पादक पर ही निर्भर है। पृथ्वी पर जितने परपोषी जीव है वो उत्पादक पर ही निर्भर है। देखो, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें उत्पादक क्या है? कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो उत्पादक है। ठीक है, वो देख लिया। और वो है कौन? हरे पौधे ही है। मतलब कि हरे पौधे जो स्वयंपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आप उत्पादक में लिखेंगे, आप लिख लेना पहले कि वह किस हरे पौधे होते हैं पृथ्वी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और जो स्वयंपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जीवन शैली और रहन सहन के आधार पर इस जीवधारी का वर्गीकरण किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, कि जो उत्पादक को उपभोग करे वही उपभोक्ता है। पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव है वो उत्पादक पर निर्भर है। अब आगे देखो कि उपभोक्ता किस किस प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर,
प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ देखो, प्राइमरी कंज्यूमर में ऐसे जीव जो मतलब पौधे को ही खाते हैं, जो जीव उत्पादक का ही उपभोग करे, मतलब शाकाहारी जीव होते हैं और जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है। सीधे जो जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, जो जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। पौधों पर निर्भर है वो क्या है? भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, वो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब आप उसमें कौन कौन सी जीव आएंगी? गाय, खरगोश और क्या आएगा? और आएगा चूहा। ये है प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, उपभोक्ता जो इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर वो जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, उसे ही द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे सांप है, वो चूहे को सांप, भेड़िया, बिल्ली आदि से भी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। अब देखो तृतीयक उपभोक्ता, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अब इसमें देखो कि वे जीव जो प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक द्वितीय दोनों उपभोक्ता को खाते हैं, वही तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव कौन कौन से है? देखो ऐसे जीव है चील और मनुष्य, चीता, शेर, बाघ आदि, ये हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो कि आपने देखा उपभोक्ता ये होते हैं कि जो उपभोक्ता का मतलब उत्पादक का उपभोग करे वही उपभोक्ता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव मतलब जीवन श्रेणी व रहन सहन के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण, ये प्रश्न देखिए कि इसके ऊपर ही कि जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर जीवधारियों को निम्न वर्गों में बांटा है। पहला है उत्पादक आपको देखा कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन की क्रियाओं द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। आप लिखेंगे कि हरे पौधे होते हैं, उत्पादक में हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो सभी है उत्पादक। फिर उपभोक्ता, यह जीव अपना भोजन मतलब ये जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पूरे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। देखो उपभोक्ता क्या होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये क्या है? अब इसको समझो। देखो प्रत्यक्ष क्या और परोक्ष क्या है? प्रत्यक्ष उपभोक्ता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, सभी जीव कोई भी जीव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीव पर निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से जो सीधे ही मतलब उत्पादक को खाते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। जो सबसे सीधे उत्पादक मतलब घास या हरे पौधों को खाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही उत्पादक में आ गए। और परोक्ष रूप से जो घास तो नहीं खाते, मतलब जो हरे पौधे तो नहीं खाते, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। यदि हरे पौधे नहीं होंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं होंगे तो परोक्ष रूप से जीव कैसे खाएंगे? इसलिए सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रत्यक्ष रूप से जो सीधे उत्पादक को खाते हैं और परोक्ष रूप से जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो परोक्ष रूप से।
ठीक है। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में अब इसे अच्छी तरह से लिखेंगे कि पृथ्वी पर सभी जीव पौधों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो सीधे ही उत्पादक को खाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो परोक्ष रूप से जैसे प्राथमिक उपभोक्ता आदि को द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वो परोक्ष रूप से। लेकिन सभी जीव उत्पादक पर पूर्ण रूप से निर्भर है। उत्पादक होता क्या है कि ऐसे जीव जो अपना जो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। अब आगे देखो उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो उत्पादक का उपभोग करे वही उपभोक्ता है। पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव है वो उत्पादक पर निर्भर है। अब उत्पादक में प्राथमिक उपभोग, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसको आप अच्छी तरह से इन्हीं को लिख लीजिएगा। अब देखो कि ये प्राथमिक उपभोक्ता, इनमें देखो कि गाय, खरगोश और चूहा, ये क्या है कि ये मतलब पौधों को खा रही है, तो ये क्या है, शाकाहारी, शाकाहारी कार्निवोरस, शाकाहारी है। और द्वितीयक उपभोक्ता जो मांस को खा रहे हैं तो ये मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता यह सर्वाहारी है, सर्वाहारी है। ठीक है। अब आगे देखो अपघटक। अब देखो अपघटक, अपघटक क्या है कि मृत संजीवों के अवशेष का अपघटन करना। कि देखो कोई शरीर है वो मृत, मतलब मरे हुए शरीर का अपघटन करना, मृत शरीर का अपघटन करना ही अपघटन कौन करता है, इसे अपघटक करते हैं। मृत शरीर का अपघटन कौन करता है, संजीव कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। उन कार्बनिक तत्व, देखो संजीव क्या है, संजीव है एक कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, संजीव कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। उसे अकार्बनिक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है, अकार्बनिक तत्वों में बदलने की क्रिया, तत्वों में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया कौन करता है, अपघटक। कि संजीव है उनको कार्बनिक तत्वों से अकार्बनिक तत्वों में बदलने की क्रिया कौन करता है, अपघटक। देखो और बदलने की क्रिया करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसे मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यदि ये जीव ना होते ना तो देखो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती। और ये जीव है कौन कौन से, देखो जीवाणु और कवक, जीवाणु, कवक आदि। देखो संजीव होते हैं वो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बनिक तत्वों में बदलकर बाद में मिट्टी में मिला देना कौन करता है, अपघटक। ये कौन से, जीवाणु और कवक। ठीक है। यदि यह जीव न हो तो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। और संजीवों के अंदर कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलना होता है। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल देखो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट, देखो यदि यह जीव नहीं होते, देखो जीवाणु या अपघटक नहीं होते तो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट नहीं होती। ये क्या करती है कि संजीव है ना, संजीव बने होते हैं कार्बनिक पदार्थों से, संजीव कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाना, मतलब कार्बनिक पदार्थों को अपघटन कर जितने भी है कार्बनिक उनको मिट्टी में मिलाना है, कार्बनिक पदार्थों को क्या करना है, मिट्टी में मिलाना है, मिट्टी में मिलाना है, कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाना है। ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट। अपघटक, अपघटक देखो उसमें आप लिखोगे कि अब ये तो है परिभाषा कि अवशेष, आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे कि ये मर्तोपजीवी होते हैं, ये सड़े गले, मतलब अपघटक, अपघटक क्या हो गए कि यह ऐसे जीव जो मृत अवशेषों को तोड़ते हैं, विघटित करते हैं और अपघटित करते हुए अपघटक कहा जाता है। यह तो सर्वसाधारण परिभाषा है कि ये ऐसे जीव जो अवशेषों को आप लिखना चाहते हैं लिख लो, ऐसे जीव मृत जीव जो अवशेषों को तोड़ते हैं, विघटित करते हैं और अपघटित करते हैं, उन्हें ही अपघटक कहा जाता है। और अब लिखो यह मर्तोपजीवी, मतलब अपघटक मर्तोपजीवी है, मर्तोपजीवी, अपघटक मर्तोपजीवी है जो इससे कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु मर्तोपजीवी होते हैं, जैसे कवक और जीवाणु आदि। यह मृत सड़े गले पदार्थों का, यह मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं, पदार्थों का
अपघटन करते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं और उन्हें मिट्टी में सरल करके मिट्टी में मिला देते हैं। और देखो मिट्टी क्या करती है, मिट्टी में मिलाकर पौधे मृदा से अवशोषण कर भोजन निर्माण करते हैं और उन्हीं मिट्टी से पौधे मतलब मृदा से अवशोषण कर मतलब मिट्टी को मृदा को अवशोषण कर मृदा को अवशोषण कर भोजन का निर्माण करती है। ये होती है न्यूट्रिएंट साइकिल की। कार्बनिक मृतोपजीवी होती है ना, वो नहीं होंगे ना तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तो भोजन नहीं बनेगा। देखो भोजन इसी कारण बनता है कि देखो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ की बदलने की क्रिया वो मिट्टी में मिलाकर अपघटक करती है। अपघटक क्या होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, वो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट करते हैं। कि ये मृतोपजीवित होते हैं, जैसे कवक जो मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं। हमने मृतोपजीवी पर ऑलरेडी मतलब वीडियो बना दी पिछले चैप्टर में, अच्छी तरह से समझाया है, अब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अपघटन करते हैं और मिट्टी देखो मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी पौधों से अवशोषण कर भोजन का निर्माण करती है। अब अपघटन देख लिया। अब देखो जातिवर्तीय संबंध। जातिवर्तीय संबंध तो अब देखो जातिवर्तीय संबंध, अब ये लास्ट है जातिवर्तीय संबंध। जातिवर्तीय संबंध देखो जातिवर्तीय संबंध क्या होता है, इसमें जाति के विकास के बारे में पता चलता है। कैसे कि आपने देखा होगा कि इस संबंध को दर्शाता है कि जीवों का विकास हुआ कैसे, कि जीवों का विकास हो कैसे रहा है। सबसे पहले देखो कि विषाणु होता है, विषाणु जीव है, विषाणु। अब विषाणु है, विषाणु न तो संजीव है और न ही निर्जीव है। अब विषाणु यदि कोशिका के अंदर होता है तो वो क्या हो जाता है, संजीव। कोशिका के अंदर तो वो संजीव हो जाता है, अंदर है संजीव हो जाता है, और कोशिका के बाहर निर्जीव हो जाता है। तो इसे मतलब कोशिका के बाहर निर्जीव हो जाता है, तो इसे कोशिका के मतलब न तो संजीव न निर्जीव बताया गया है, कोशिका के बाहर निर्जीव हो जाता है। इसमें क्या बताता है, देखो ये है कि विषाणु है ना, वो कोशिका के मतलब संजीव मतलब संजीव और निर्जीव, ना तो संजीव में रखा गया और न निर्जीव में। तो सबसे पहले क्या पता चलता है कि सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था विषाणु। विषाणु से मतलब विषाणु संजीव के बाहर होती है ना, मतलब संजीव के बाहर, विषाणु संजीव के बाहर होता है तो निर्जीव, और संजीव के अंदर होता है तो संजीव। तो विषाणु क्या है, संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये पूछा भी जा सकता है कि संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, संजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, ये बीच की कड़ी ठीक है। अब आगे देखो कि देखो विषाणु के बाद सबसे पहले विषाणु था, विषाणु कोशिका और संजीव के बीच की कड़ी है। अब बीच की कड़ी है तो पहले विषाणु आए, ये संबंध को दिखाया कि जीव आए कैसे, ये बताता है जातिवर्ती संबंध। तो बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, प्रोकैरियोटिक, और बाद में आई यूकैरियोटिक, बाद में कोशिका आई यूकैरियोटिक, बाद में यूकैरियोटिक कोशिका आई। तो ये क्या है कि जीवों का विकास कैसे हुआ, यही जातिवर्तीय संबंध है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले देखो कि जीवों का जातिवर्तीय संबंध जीवों के विकास को दर्शाता है। सबसे पहले विषाणु, विषाणु की कोशिका के अंदर होता है तो संजीव होता है, यदि कोशिका के बाहर है तो निर्जीव है। तो संजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, मतलब देखो संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मतलब संजीव और निर्जीव, अब गलत सॉरी, बट संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु, ठीक है, जो कोशिका के अंदर तो संजीव और कोशिका के बाहर निर्जीव। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका बनी। और मतलब जातिवर्तीय विकास क्रमिक विकास को दर्शाता है। देखो जैसे क्रम की विकास चलता है ना, देखो जंतु में सबसे पहले जीवाणु, निर्जीव और संजीव के बाद विकास हुआ प्रोकैरियोटिक का, और बाद में यूकैरियोटिक कोशिका। जंतुओं में क्या हुआ, सबसे पहले विषाणु, विषाणु के बाद प्रोकैरियोटिक, बाद में यूकैरियोटिक कोशिका आई, ऐसी जंतुओं का विकास हुआ। जातिवर्तीय संबंध किसको दर्शाता है, कर्मिक विकास को, कर्मिक विकास को दर्शाता है। जातिवर्तीय संबंध कर्मिक विकास को दर्शाता है। अब आगे देखो आप कि ये देख जंतुओं में तो ऐसे हुआ, अब देखो पादप में, पादप में ये विकास कैसे हुआ।
देखो पौधों में सबसे पहले पौधा था जिसमें न तो जड़ है, न तना, न जड़, न तना, और न ही पत्ती, न बीज, न पुष्प, कुछ नहीं। केवल हरित लवक था, इसलिए पौधों में रखा गया, वो था शैवाल। शैवाल के बाद में आया ब्रायोफाइटा। बाद में क्या आया? शैवाल के बाद में आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा उसमें भी कुछ नहीं, उसमें न पत्ती, न जड़, न तना। ठीक है। फिर उसके बाद में आया पत्ती। हाँ, ब्रायोफाइटा की एक बात है कि उसमें पत्ती जैसी संरचना थी, पत्ती जैसी संरचना थी, लेकिन वो पत्ती नहीं थी। बाद में आया ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस उसमें क्या था कि ब्रायोफाइटस के पास, देखो ब्रायोफाइटा के पास पत्ती जैसी संरचना थी, उनके पास जड़ नहीं थी, तना नहीं थी, कुछ नहीं थी। बाद में ब्रायोफाइटस आया, उसके बाद आया टेरिडोफाइटस। क्या है? टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस। अब देखो टेरिडोफाइटस के पास क्या था कि टेरिडोफाइटस में कुछ विकास देखा, उसमें जड़ भी था, तना भी था, पत्ती भी थी। टेरिडोफाइटस में क्या था? जड़ था, तना था और पत्ती थी, लेकिन पुष्प और बीज नहीं थे। था, उनके पास क्या था? टेरिडोफाइटा के पास से था, जड़ था, तना था, पत्ती थी। फिर टेरिडोफाइटा, उसके बाद क्या आया? अब उसके आगे बाद में आया टेरिडोफाइटा के बाद में मतलब जिम्नोस्पर्म, जिसमें जड़ भी थी, तने भी थे, पत्ती थी, लेकिन पुष्प नहीं था। फिर आया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें भी जड़, पत्ती, तन था, जड़ थी, पत्ती थी, तना था, लेकिन पुष्प नहीं था। फिर उसके बाद में आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म उसके पास जड़ था, उसमें सभी सुविधाएं थी, मतलब जड़ था, तना था, पत्ती थी, मतलब पुष्प था, बीज आदि सभी एंजियोस्पर्म में। और यही जातिवर्तीय संबंध दर्शाता है कि कर्मिक विकास को दर्शाता है। जातिवर्तीय संबंध कर्मिक विकास को दर्शाता है। जंतुओं में सबसे पहले देखो, जंतुओं में विषाणु, विषाणु से कोशिका के अंदर हो तो संजीव कोशिका, बाहर हो तो निर्जीव। संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? बीच की कड़ी विषाणु है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि अब घटक क्या होते हैं। फिर जातिवर्तीय संबंध देखा। अब जातिवर्तीय संबंध में अब लिखेंगे जातिवर्तीय संबंध के बारे में थोड़ा और। अब लिखो जातिवर्तीय संबंध कहते किसे? जातिवर्तीय संबंध कहते किसे? वो तो विज्ञान की परिभाषा के अनुसार लिखो कि जीवों की विभिन्न जातियां, जीवों की विभिन्न जातियां, विभिन्न जातियां मतलब जीवों की अलग अलग प्रकार की विभिन्न जातियां, संघों और जगत के विकास क्रम, संघों और विकास, जगत के विकास क्रम, जो जगत के विकास क्रम, जगत के विकास क्रम, विकास क्रम के अध्ययन से, अध्ययन से, अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंध, इन जीवों के विकासीय संबंध, विकासीय संबंधों के बारे, संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, संबंधों की जानकारी मिलती है, ये मिलती है, संबंधों की जानकारी मिलती है। इसी संबंध को जातिवर्तीय संबंध कहते हैं। इसी संबंध को जातिवर्तीय संबंध कहते हैं। जातिवर्तीय संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं, कहते हैं कि जीवों को विभिन्न जातियां, संघों, जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों, देखो जब जीवों का विभिन्न जातियों का अध्ययन किया, संघों का अध्ययन किया, जगत के विकास क्रम का अध्ययन से जीवों के विकास से संबंधी जानकारी प्राप्त की, इसी जातिवर्तीय संबंध कहते हैं। इसीलिए लक्षणों को लिया गया। अब जातिवर्तीय संबंध की जानकारी किससे मिलती है कि मतलब जातिवर्तीय संबंध है उनके परिणाम है ना, जातिवर्तीय संबंधों के परिणाम जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। जातिवर्तीय संबंधों के परिणाम
ये संबंधों के परिणाम जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। जातिवर्ती संबंधों के परिणाम जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और आप अच्छी तरह से इनको क्लियर कीजिए, समझिए, और समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पर भी बताएंगे। तो ठीक है।